Hello, aspirants. Good morning and welcome to Daily News Analysis of The Hindu. Today, the date is 6th April, and I'm recording this video at 6:21 in the morning. Okay, so I'm trying my best to bring you the session as early as possible. Okay, so but the response is really very poor. But anyway, उसमें आप लोगों का fault भी नहीं है. एनीवे कांग्रेस प्रॉमिस टू रिमूव 50% कोटा कैप जो रिजर्वेशन पर 50% की कैप लगी हुई है जो लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन इंदिरा सोहानी केस ओके क्योंकि ये 50% की कैप है ऑलरेडी उसके बाद भी जब 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया तो उसने इस कैप को ब्रीच तो कर दिया राइट बट सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के फ्रैक्शनल जजमेंट में कहा था दैट ये ब्रीच हो सकती है बिकॉज जो कैप लगाई गई थी वो लगाई गई थी सोशल एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया पर लेकिन ईडब्ल्यूएस आता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया में तो इसको एक्सेप्शन माना गया और इस लिमिट को ऑलरेडी ब्रीच किया जा चुका है ओके बट सोशियो एंड एजुकेशनल की जहां बात आएगी तो अभी भी ये 50% की जो कैप है वो बीच में आ जाती है जिसका रिजल्ट हमने देखा मराठा रिजर्वेशन में जब मराठा रिजर्वेशन की बात आई तो उस कोर्ट ने इसको गिरा दिया था ऑलराइट ना कांग्रेस ने यहाँ पर काफी सारे वादे किए हैं इसमें से कुछ एक बातें ऐसी है जो हमें अपने आप मतलब आप लोग खुद जज कर सकते हो कि आपको अपने आंसर में कहाँ यूज करनी है फर्स्ट इज राइट टू अप्रेंटिसशिप ठीक है एवरी डिप्लोमा होल्डर या फिर ग्रेजुएट जो 25 ईयर से कम होगा उसको अप्रेंटिसशिप का राइट दिया जाएगा नो अप्रेंटिसशिप क्या होती है जैसे अगर आप कॉलेज की फाइनल ईयर में हो सपोज ओके फाइनल ईयर में हो या जस्ट ग्रेजुएट हो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है उस वजह से कोई कंपनी आपको प्रेफर ना कर रही हो कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया ठीक अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ओके तो इसमें क्या किया जाएगा कि प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी कि आप जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट्स हैं उनको रिक्रूट कीजिए राइट सपोज कि आपको रिक्रूट किया जाता है फॉर से 10,000 रुपीज पर मंथ ओके सैलरी आप इसको सैलरी नहीं कह सकते आप अप्रेंटिसशिप कह सकते हो क्यों क्योंकि कंपनी क्या करेगी यहाँ पे आपको लाके एक्सपीरियंस देगी ट्रेनिंग देगी और वर्क एक्सपीरियंस देगी कंपनी आपको ठीक है तो ये आपके लिए गेन होगा कंपनी के लिए क्या गेन होगा उसको एक मैन पावर मिल जाएगी विदाउट पेइंग एनीथिंग क्योंकि ये जो 10,000 पे किए जा रहे हैं ये पे किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से उस प्राइवेट कंपनी को और वो कंपनी पे करेगी आपको एज एन अप्रेंटिसशिप तो इसके दो पर्पज सर्व हो जाते हैं एक जो अंडर ग्रेजुएट लड़का है जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है ओके एंड जो प्राइवेट फर्म है उसको नए फ्रेश टैलेंट मिल जाता है कि चलिए इनको सिखा के देखते हैं लेकिन अप्रेंटिसशिप में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि इस प्राइवेट फर्म को फिर इन बच्चों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप करा दी उसके बाद इनको रिक्रूट करना पड़ेगा कि आप इनको जॉब भी दीजिए अपने वो जरूरी नहीं है अगर इस कंपनी को दिखता है कि यार इस बंदे ने 1 साल में बहुत अच्छे से सीखा है एंड ये टैलेंटेड है ये हमारी कंपनी के काम आ सकता है कल को तब जाकर ये प्राइवेट फर्म उसको कह सकती है आपकी अप्रेंटिसशिप खत्म होने वाली है लेकिन हम आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी फर्म के साथ कंटिन्यू कीजिए ओके क्योंकि हम ही ने आपको ट्रेन भी किया है फिर डिपेंडिंग कि वो लोग क्या सैलरी देते हैं ठीक है या वो लड़का समझता है कि मेरी स्किल्स तो बहुत अच्छी है लेकिन ये लोग मुझे सही सैलरी नहीं दे रहे हैं अभी तो वो दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकता है ओके ये फर्क है अप्रेंटिसशिप और प्रॉपर जॉब में ऑलराइट तो ये एक अच्छी चीज होगी अगर गवर्नमेंट कर पाती है तो सेकंड इनकी प्रॉमिस है मेकिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ए लीगल राइट अब इस पे हम काफी बातें कर चुके हैं जब किसान लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें लीगल राइट चाहिए सी लीगल राइट ठीक है अगर आप एक इसको सिंपल वे में समझिए जैसे आप हैं हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारी एक फिक्स सैलरी होती है चलिए मान लेते हैं 45K हमारी फिक्स सैलरी है हम सबकी ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि लाइफ में सभी कोई ना कोई लोन लेते हैं कोई हाउस के लिए लोन लेता है कोई अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लेता है कोई व्हीकल लोन लेता है ठीक है ये सब लोन लेने की हम में कॉन्फिडेंस या रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कहाँ से आती है वो आती है क्योंकि हमारी एक फिक्स्ड इनकम है हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ हमारी इतनी इनकम आएगी उसमें से 15,000 हमारी लोन की ईएमआई चली जाएगी तो हमारे पास एक अश्योरेंस है कि हमारी एक फिक्स इनकम होगी राइट बट फार्मिंग में क्या हो रहा है कि सपोज कि उसके लिए एमएसपी डिक्लेयर की गई है कि 2,000 रुपीज पर क्विंटल फॉर वट एवर क्रॉप ओके तो इस बेसिस पर वो सपोज ट्रैक्टर ले लेता है या कोई मशीनरी ले लेता है लोन पर और ये सोचता है कि मेरी जो आएगी इनकम अपनी फसल बेच के वो मैं उससे वसूल कर लूंगा ठीक है उससे हो जाएगा बट पता चल रहा है कि वो एमएसपी 2,000 अनाउंस तो हुई थी लेकिन मार्केट में तो 1,800 में आपकी क्रॉप बिक रही है तो लॉस हो गया यानी कि उसकी इनकम की कोई गारंटी नहीं है कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको इनकम कितनी आएगी तो फिर हम कहते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना है हमें हमें फार्मर्स की लाइफ बेटर बनानी है हम कैसे बनाएंगे
जब तक सामने वाले को इस बात की गारंटी ना हो, उसके पास इतना अश्योरेंस ना हो कि मेरी एक फिक्स इनकम, मिनिमम मेरी इनकम इतनी तो होनी चाहिए, तब जाकर तो मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ प्लान कर सकूंगा ना। तब जाकर तो मैं प्लान कर सकूंगा कि मुझे अपने एग्रीकल्चर में और क्या करना है आगे, मुझे कौन सी मशीनरीज लेनी है, मुझे और क्या इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए, या मुझे अगर किसी और पर्पज के लिए लोन लेना है, सपोज कि अब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये लोन की ईएमआई वगैरह भरने के लिए क्या मेरे पास कोई श्योरिटी है कि मेरी इतनी इनकम तो आएगी, मैं ये भर सकता हूँ। ओके। तो जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया या इवन जो निब्बा निब्बी और पान की दुकान पे बैठे हुए लोग आपको जो लॉजिक देते हैं कि इससे तो ये हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि एक सैलरी वर्कर क्यों इजी फील करता है लोन लेने में, जबकि एक किसान बहुत मुश्किल फील करता है लोन लेने में? क्योंकि उसके पास कोई गारंटी नहीं होती है, क्रॉप डैमेज हो ना हो, उसकी फसल के प्राइसेस कब उठे कब गिरे कुछ पता नहीं। तो एक लीगल गारंटी अगर एमएसपी की दी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नो, लीगल गारंटी अगर आप ये सोचें, अगर जैसा कि मीडिया ने आपको दिखाया है कि इससे चीजें महंगी हो जाएंगी, 25% तक का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, नो, अंडरस्टैंड दिस। फार्मर ये नहीं कह रहा है कि गवर्नमेंट मेरा पूरा प्रोड्यूस परचेज करे। वो कह रहा है कि अगर मेरी एमएसपी गारंटी आप दे रहे हो 2,000 रुपए, मार्केट में मंडी रेट 1,800 रुपए, ठीक है, 1,800 में बिक रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि गवर्नमेंट मुझे ये जो 200 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, ये 200 रुपए का डिफरेंस मुझे मेरे अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि मुझे ये श्योरिटी रहे कि जब मैंने क्रॉप ग्रो किया था कि ये 2,000 रुपीज पर क्विंटल जरूर सेल होगा। ओके। सपोज कीजिए ना कि आपकी जो कॉस्ट थी उस क्रॉप को ग्रो करने में वो 1900 थी, तो मुझे इतना तो श्योर था ना कि मुझे 100 रुपीज पर क्विंटल प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मंडी में मार्केट रेट गिर गए 1800, तो मैं तो लॉस में चला गया, उल्टा -100 रुपीज, यानी कि जितना मैंने खर्च किया था क्रॉप को ग्रो करने में मुझे वो भी नहीं हुआ। ओके। तो फिर मैंने जो लोन लिए होंगे फॉर वॉट एवर पर्पज, इसमें मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, और फिर वो जो फार्मर सुसाइड एंड ऑल दोज थिंग्स है वो सब इश्यूज में बन के आता है। ठीक है। तो ये जो सेकंड गारंटी है एमएसपी की, इट इज ऑल्सो गुड थिंग। थर्ड थिंग इज रिमूव दी 50% कैप ऑन रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी ओबीसी। तो ये थोड़ा सा आई वुड से कि शायद इस पे कभी कंसेंसस बन नहीं सकता इंडियन सोसाइटी में, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट सेंसस। तो सी वन थिंग इज कि विद इन जब हम एक रिजर्व कम्युनिटी के बारे में भी देखते हैं, तो उनमें भी डिफरेंशिएशन बहुत है, कुछ बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड है, कुछ कम बैकवर्ड है, कुछ थोड़े से फॉरवर्ड है। राइट, लाइक जैसे अगर हम ओबीसी में देखें यादव कास्ट, वो हर जगह दिखेगी आज आपको, वो पॉलिटिक्स में भी दिखेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में दिखेंगे, वो क्रिकेट में भी दिखेंगे, वो हर जगह है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है कि ये ओबीसी में भी थोड़े से फॉरवर्ड है, बल्कि ओबीसी में अगर हम दूसरी कास्ट वगैरह को देखेंगे तो वो थोड़े से बैकवर्ड रह गए। अरे, तो जब तक एक प्रॉपर सेंसस नहीं होगा, कास्ट सेंसस कि ओबीसी में कितनी कास्ट आ रही है और उन कास्ट में से कितने बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं और कितने हैं जो कंपैरेटिवली थोड़े फॉरवर्ड हैं, जब तक हम इसका सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तब तक चीजें होंगी नहीं। और ये सब कैटेगराइजेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज चाहिए होती है, वो है डेटा, और वो डेटा निकल के आता है कास्ट सेंसस से। ठीक है? तो जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक हम एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्क्रैपिंग द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर आर्म फोर्सेज। नो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम को पास करने में। 17 साल की एज में पास कीजिए या 25 में आईएएस का एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम को पास करने में बहुत मेहनत लगती है। आप ये कहिए कि आप आइए 1 साल ट्रेनिंग भी करिए, उसके बाद 3 साल जॉब भी कीजिए, उसके बाद रिटायर हो जाइए और फिर जाकर कोई न्यू एवेन्यू तलाश कर लीजिएगा। आसान नहीं होता है यार, बार बार लाइफ में मेहनत करना अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग जॉब के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अरे, तो अग्निपथ स्कीम तो रिपील होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फ्लॉड हुआ है बच्चों के साथ। क्योंकि एक तरफ हमारे नेता हैं जो 75 में भी खुद को यंग मानते हैं और मल्टीपल पेंशन देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि पेंशन सैलरी का खर्चा बहुत है आर्म फोर्सेस में, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग अग्निपथ स्कीम लाए। अग्निपथ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इसमें। जैसे 1 साल बाद जब ये लड़का ट्रेनिंग पूरी करके जब जाएगा अपनी जो भी है उसका उसकी बटालियन उसको ज्वाइन करने, तो वहां पर उस बटालियन में भी एक जैसी कंडीशन में दोनों वर्क कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है, बट सैलरी में बहुत डिफरेंस है। एक की है 45K जो परमानेंट है, और जो अग्निवीर रिक्रूट है उसकी 15K। अग्निवीर अगर वहां शहीद हो जाता है तो उसको उसको ना तो शहीद का दर्जा मिलता है और ना ही उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जो शहीद होने पर एक लमसम अमाउंट मिलता है फैमिली के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, ये सारे बेनिफिट्स अग्निवीर को डिनाई होते हैं, जबकि वो सिर्फ परमानेंट कमीशन जिनको दी जाएगी उन्हीं को होंगे। और अग्निवीर में अगर 100 लड़के हैं तो उसमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा और 75% को घर भेज दिया जाएगा आफ्टर 3 ईयर ऑफ सर्विस प्लस 1 ईयर ट्रेनिंग, यानी टोटल 4।
ओके। तो अग्निवीर स्कीम अगर स्क्रैप करने की बात कर रही है ये पार्टी तो वो ठीक है, वो होनी भी चाहिए। हालांकि यही पार्टी सबसे ज्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की बात कर रही थी, लेकिन अब ये थोड़ा साइलेंट हो गई है इस पे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं की है। मैंने आपको ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम में फर्क समझाया था एक बार सेशन में, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसके नोट शेयर कर दूंगा दोबारा, इसको क्लियर कर लेना अच्छे से। ठीक है, और इसके बेनिफिट भी बहुत हैं, क्योंकि देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, आप ही की सैलरी से पैसा कटता है, उसके साथ गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्ट करती है, और फिर ये पैसा जो होता है ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग जगह। जैसे सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और फिर वहां से जो रिटर्न आएगा, ठीक है, जो रिटर्न आएगा ना उस बेसिस पे आपकी पेंशन डिमांड डिसाइड होती है। तो कई लोग ऐसे हैं, खासकर हिमाचल उत्तराखंड जहाँ पर जॉब्स के कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना पड़ता है उनको लेने का। उनका कहना है हम 70,000 सैलरी के साथ रिटायर हुए थे, बट हमें पेंशन मिलती है 3,000 रुपए तक की, 3,000, 3,500 एंड सो ऑन। ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज वेरी सेफ इन दिस, कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी रिटायरमेंट से पहले, आपने लास्ट मंथ सपोज 70,000 सैलरी विड्रॉ की है, तो इस 70,000 का 50% आपको फिक्स्ड मिल जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम में, दैट इज 35,000 रुपीज आपकी पेंशन होगी। ठीक है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को डिमांड करते हैं बार बार रिटायर्ड पर्सनल। अब आप कह सकते हो कि हाँ ये तो न्यू पेंशन स्कीम सही है, अटल जी लेकर आए थे, मनमोहन सिंह ने भी इसको एग्री किया था कि हाँ होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम काफी कॉस्टली है। बट द थिंग इज कि इन सभी पार्टियों में पॉलिटिशियंस ने अपने आप को आज तक ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर में ही रखा हुआ है। न्यू पेंशन स्कीम में पॉलिटिशियन खुद को नहीं लेके आए। ऑल दिस योर एमपीज एमएलएस ये सब आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम में ही है। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम ये सिर्फ आपके सरकारी कर्मचारियों पे लागू हुई। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि न्यू पेंशन स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारी आ सकता है, ओल्ड में सिर्फ सरकारी कर्मचारी आ सकते थे, बट न्यू पेंशन स्कीम में प्राइवेट इंडिविजुअल आप लोग भी आ सकते हो। वो आपको अपनी सैलरी का हर मंथ कुछ परसेंट देना होगा, कुछ परसेंट गवर्नमेंट में लाएगी, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और फिर वहां से जो रिटर्न आएंगे उस बेसिस पर आपको दी जाती है। ठीक है, जैसे आपने एलआईसी वगैरह की पॉलिसी ली, वहां पे आपने कुछ शेयर दिया अपनी इनकम का, फिर एलआईसी उसको कहीं इन्वेस्ट कर देगा, और फिर वहां से जो रिटर्न आएंगे उस बेसिस पे आपकी पेंशन डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये फर्क है ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन के में। अभी मैंने इसको आपको शॉर्ट में समझाया है, डिटेल में मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको समझना होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, हम अगले सेशन में इसको कवर कर लेंगे, कल कर लेंगे संडे को। ओके, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एक्ट था बहुत पुराना, इनकी समाजवादी सरकार के टाइम का, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इन्होंने एक अलग ही बोर्ड स्टैब्लिश कर दिया था मदरसा के लिए। तो जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह के गिरा दिया कि ये सेक्युलर फैब्रिक के अगेंस्ट जाता है इंडिया के। ओके, नो सी, अब फिलहाल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया इसको, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि ये बोर्ड को एबॉलिश कीजिए, और यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस मदरसा में उन सबको रेगुलर स्कूल्स में एडमिट कीजिए। ओके, तो इस एक्ट पे हालांकि अभी इस पे स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी सही है कि एक बात बताइए, रेमेडी क्या होगी इसकी? रेमेडी इस बोर्ड को स्ट्राइक डाउन करने में होगी, या फिर आपको एक सूटेबल क्वालिटी इंश्योर करनी होगी कि जो भी मदरसा चल रहे हैं उनमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जो दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जा रहे हैं। राइट, इन्होंने कहा कि एक्ट थ्रेटन करता है सेक्युलरिज्म को एंड इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका कहना है कि जो कोर्स है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का इन मदरसा, दे डिड नॉट इन्वॉल्व ब्रॉड बेस्ड सब्जेक्ट सच एज मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाए मदरसा में। सिर्फ एक्ट को क्रिटिसाइज करना और उसको ड्रॉप कर देने से क्या चेंज हो जाएगा? नथिंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, कनेक्टेड। कभी कभी ना वॉइस इसमें ठीक नहीं आती है इसलिए। Anyway, India abstained on UNHRC vote that called upon Israel for immediate ceasefire. अब देखिए, हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। ठीक है, यहाँ पर 4 रेजोल्यूशन आए थे। ठीक है, 4 रेजोल्यूशन आए थे यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहला रेजोल्यूशन था अबाउट द इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। ठीक है, तो इंडिया ने इस पे एब्सटेंड कर दिया, यानी कि ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में, हमने इसको एब्सटेंड कर दिया। राइट, 47 मेंबर का काउंसिल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम इन 4 रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रेजोल्यूशन जो आया इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, तो इंडिया ने इस पे एब्सटेन कर दिया, ना फेवर में किया ना अगेंस्ट। ठीक है, हालांकि 3 जो दूसरे रेजोल्यूशन थे उनके हमने फेवर में वोट किया है, विच इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट द पैलेस्टीन, वी एग्रीड कि हाँ हुए हैं। इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ सीरियन गोलन हाइट्स, जो कि यूएन ने कहा है कि रिटर्न करना चाहिए सीरिया को, बट इसराइल ने किया नहीं आज तक। एंड थर्ड इज पैलेस्टीन्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि इनको अपने स्टेट, अपनी खुद का देश मिलना चाहिए, ये अधिकार इनको है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड रेजोल्यूशन, दिस इज द थर्ड रेजोल्यूशन एंड दिस इज द फोर्थ रेजोल्यूशन। इन तीनों रेजोल्यूशन के फेवर में हमने वोट किया है, सिर्फ सीज फायर वाला जो है उसमें हम एब्सटेन कर गए। ओके, और ये जेनेवा में हुआ था ह्यूमन राइट्स काउंसिल का समिट, और पाकिस्तान ने ये रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किए थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन।
तो यहाँ पे मैं आपके साथ यूएनएचआरसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और साथ में ही अरब लीग, ये तीनों टॉपिक हम अभी डिस्कस कर लेंगे इसके साथ ही, क्योंकि लास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अरब लीग पे क्वेश्चन आ चुका है 2023 का, अगर आप पेपर देखेंगे तो उस पे आया था। ठीक है, इसी तरीके से यूपीएससी यहाँ से पिक करता है चीजें, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग से कोई तैयारी करनी होती है प्रीलिम्स की या यूपीएससी की। मेंस अपनी जगह अलग है कि वो ये सब रेजोल्यूशंस और इनकी ये सब चीजें डिटेल में पूछेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछता है इसमें। लेकिन प्रीलिम्स की जब बात आती है, अगर आप न्यूज़पेपर डिकोड करना जानते हैं तो आप प्रीलिम्स अप्रोच इजीली कर लोगे, अपार्ट फ्रॉम योर स्टैटिक सिलेबस थिंग्स। ओके, सो अपने आप पे अनड्यू बर्डन नहीं लेना इधर उधर के नोट्स और कोचिंग मटेरियल, क्योंकि वो सिर्फ आपको बर्डन देंगे। ठीक है, जस्ट कीप थिंग्स वेरी सिंपल। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। ओके, फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया को री इलेक्ट किया गया है फॉर 6th टर्म ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर पीरियड ऑफ 22 टू 24। ओके, और गोल वही है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स थ्रू सम्मान, संवाद एंड सहयोग। राइट, नाउ ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूएन सिस्टम। ओके, रिमेंबर दिस वर्ड, विद इन यूएन सिस्टम, यूएन के अंडर में ही आती है। देन पहले, इससे पहले भी एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। सिर्फ इसका नॉमेनक्लेचर ही चेंज किया है, या ये कह लीजिए कि इसको पूरी तरीके से रिप्लेस किया है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस कर दिया है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। ओके, वो कमीशन हुआ करती थी, ये काउंसिल होता है, बस इतना ही फर्क है। क्रिएट कब किया गया? इट वाज क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन 2006। ओके, बाय रेजोल्यूशन। हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अक्सर ये जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, खूबसूरत जगहों पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि आधे तो वहां से मस्ती मारने जाते हैं। मैंडेट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर strengthening the promotion and protection of human rights around the globe. It addresses the situations of human rights violation and make recommendations on them. Remember the word, they only make recommendation, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मेंबरशिप की बात करते हैं तो जैसा अभी हमने पेपर में देखा, इस काउंसिल में 47 मेंबर स्टेट्स हैं और जिनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली थ्रू डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, 47 मेंबर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली थ्रू डायरेक्ट एज वेल एज सीक्रेट बैलेट। General Assembly takes into account the candidate states' contribution to promotion and protection of human rights as well as their voluntary pledge and commitment in this regard. Okay, उनको सेलेक्ट करने के टाइम पे यही देखा जाता है क्या ये कंट्री है ऐसी जो ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए या प्रोग्रेस के लिए इसने कुछ काम किया है या बिलीव करती है वाकई। Okay. The council membership is based on equitable geographical distribution and seats are distributed as follow. Now see, इसमें ऐसा नहीं है P5 की तरह नहीं है। P5 में क्या है, यूएसए आ जाता है एक तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में, और इधर से आ जाता है यूके एंड फ्रांस। ठीक है, और ऊपर से रशिया। ये तो तीनों के तीनों यूरोपियन कंट्रीज हैं। ऊपर से इधर से आ जाता है बस एक चाइना। तो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। इतना बड़ा अफ्रीका, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, नो रिप्रेजेंटेशन। राइट, आसियान कंट्रीज, ओके, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी भी, नो रिप्रेजेंटेशन। तो वहां इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंश्योर किया गया है इक्विटेबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए। ओके, तो सीट्स किस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किए? अफ्रीकन स्टेट्स को दी गई है 13 सीट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स को दी गई है 13 सीट्स, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन को 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स 7 सीट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 6 सीट्स एंड मेंबर ऑफ काउंसिल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जैसे इंडिया को दिया है मौका 22, 23, 24, 3 साल का। एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आप 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हो, यानी लगातार 6 साल रह सकते हो, लेकिन उसके बाद री इलेक्शन अगर करना है तो फिर आपको एक टर्म वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा बीच में 3 साल का, उसके बाद दोबारा आप अपनी बिड कर सकते हो कि हमें दोबारा कंटेस्ट करना है। ओके, तो ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ सीट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिवाइड किस हिसाब से किए गए, तो अफ्रीकन स्टेट्स को दिया गया है रिप्रेजेंटेशन, फिर एशिया पैसिफिक को दिया गया है, देन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स को दिया गया है, वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स एंड ईस्टर्न यूरोप को भी। ओके, चलिए, द ब्यूरो ऑफ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल। एक होते हैं प्रेसिडेंट, 4 होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो 5 रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर हमने 5 रीजनल ग्रुप देखे, 1 2 3 4 5। इन 5 को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रेसिडेंट और 4 वाइस प्रेसिडेंट। दिस सर्व फॉर ए ईयर इन अकॉर्डेंस विद काउंसिल्स एनुअल साइकिल।
Okay, now UNHRC it work closely with ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अब देखिए ये एक अदर अलग बॉडी है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और ये अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों साथ साथ ही वर्क करते हैं टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। The Commission also engage in UN special procedures. The Council work and functioning should be reviewed every 5 years. Okay, so UN Special Procedure of Human Right Council. These are independent human rights experts होते हैं. They have the mandate to report and advise on human rights from thematic और country specific perspective. Okay, कई independent लोग भी काम करते हैं अलग अलग countries में country specific बातें, और फिर वो report करते हैं अपनी human rights council को कि हमने इस country में इस तरह की चीजें observe की हैं. Universal Periodic Review. The Council also carries out the Universal Periodic Review of all UN member states. It allows civil society groups to bring accusation of human rights violation in member state to the attention of UN. ठीक है, जैसे पाकिस्तान कश्मीर का इशू रेज करता रहता है, इन सब कंट्रीज ने इसराइल का ह्यूमन राइट्स वायलेशन का रेज किया है। श्रीलंका में वायलेंस हुआ था तब लेट्टे जो वॉर हुई थी उसके एलिगेशंस लगते रहते हैं यहाँ पर, अफ्रीका के तो कई कंट्रीज में लगते रहते हैं। ओके, तो ये अलाउ करता है सिविल सोसाइटी को कि आप भी रेज कर सकते हो। द काउंसिल होल्ड्स नो फ्यूअर देन 3 रेगुलर सेशन ईयर। नो दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल आपको एटलीस्ट 3 रेगुलर सेशन करने ही हैं। If one third of the member state requests so, the council can hold a special session to address human rights violation emergencies। ठीक है, जैसे अब ये जो पैलेस्टीन गाजा वाला इशू हुआ है तो वहां पे 1/3 मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए ताकि ये रेजोल्यूशन डिस्कस किए जा सके, राइट। तो अब ये पाकिस्तान ने किसके बिहाफ में इंट्रोड्यूस किया ये सब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के, तो हम इस बॉडी को भी जान लेते हैं। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप एंड पॉपुलेशन। यहाँ पे कलेक्टिव पॉपुलेशन 1.8 बिलियन है। ठीक, इस्लामिक कॉपरेशन की तो मोस्टली यहाँ पे इस्लामिक कंट्री से मिलेंगी, बट अगेन अंडरस्टैंड कि इंडिया जिसके पास वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इट इज नॉट ए मेंबर। ओके, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन, जबकि इंडिया के पास इतनी हाई इस्लामिक पॉपुलेशन है। ओके, इट वाज established in 1969 upon a decision of historical summit that took place in Rabat, जो कि मोरक्को में आता है। ओके, देन और ये हमेशा कोई भी बॉडी बनी है, कुछ भी लॉ आया है ना, कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो अभी ये जो जेरूसलम का इशू चल रहा है उसमें एक अल अक्सा मॉस्क है, राइट, जहाँ पे इजरायली फोर्सेस कई बार पिटती रहती है इनको। तो वहां पर कुछ हुआ था इंसिडेंट, जिसके रिस्पॉन्स में ही इस तरह की एक मीटिंग बुलाई गई राबत में, और वहां पर इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इट एक्ट्स एज ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ओके, दे से दैट दे आर अ वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जबकि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को उन्होंने बाहर रखा हुआ है, इंडिया को। Objective: it aims to preserve Islamic values, safeguard and defend the national sovereignty and independence of member state, and contribute to international peace and security. Alright, membership कितनी है? 57 states. हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक, फिर इसके अंदर कुछ और भी बॉडीज आती हैं, जैसे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, राइट। देन देयर आर आल्सो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, जैसे इस्लामिक एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बट अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नाउ ओआईसी पार्टनर्स विद इंटरनेशनल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एवरी यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ पार्टनरशिप में काम भी करता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अरब लीग को और देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन जब आया था तो 2 स्टेटमेंट आए थे, एक अरब लीग से रिलेटेड भी था, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन से भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 100 क्वेश्चन पेपर को ना 200 क्वेश्चन का मान के चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अरब लीग, ऑल्सो कॉल्ड एज लीग ऑफ अरब स्टेट, इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। फॉर्मेशन कायरो में हुई, यानी कि इजिप्ट में, इन 1945, वर्ल्ड वॉर के बीच ही हो गई थी। द फाउंडिंग मेंबर वर इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, ठीक है, इराक, ट्रांसजॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड यमन। अब अगर आप देखेंगे कि अगर आपको लगे कि इसको याद रखना मुश्किल है, तो नहीं है। इजिप्ट इसराइल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, सीरिया इसराइल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेबनान इसराइल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, जॉर्डन इसराइल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी और पावरफुल कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड में, यमन जहां पे हौदी रेबल्स ने बवाल मचा रखा है, और उसके अलावा सिर्फ इराक, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर याद रह जाएंगे आपको।
कायरो, इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में ही है क्योंकि वहीं पे बना था। मोटिव वही सब है, स्ट्रेंथन टाइज अमंग मेंबर स्टेट्स, कोऑर्डिनेट देयर पॉलिसीज एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स ए कॉमन गुड। अभी करंटली इसके मेंबर्स कितने हैं, तो 22 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पैलेस्टीन। रिमेंबर दिस, पैलेस्टीन इज मेंबर ऑफ अरब लीग। ओके, which the league regard as an independent state, and Syria participation has been suspended since 2011 as a consequence of government repression during the Syrian civil war, लेकिन बाद में उसको एडमिट कर लिया गया दोबारा। ओके, अब नहीं है वो सस्पेंडेड। काउंसिल है इसका एक, दिस इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द लीग, composed of representatives of member state, usually foreign minister. The league make decision on majority basis, but there is no mechanism to compel members to comply with the resolution. Each member has one vote on the council and decision being binding only on those states that have voted for them. ओके, तो हमने ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे एक ही जगह पर कंप्लीट कर लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि हम एलजीबीटी कम्युनिटीज के सिविल यूनियन के लिए एक लॉ लेके सिविल यूनियन से नो, सिविल यूनियन को मैरिज से इक्विवेलेंट मत कीजिए, ठीक है। इट इज नॉट काइंड ऑफ मैरिज, नो नॉट। बट आप ये मान लीजिए कि मैरिज से एक स्टेप पीछे, एक स्टेप कम होता है ये सिविल यूनियन। ओके, काइंड ऑफ आप लिव इन समझ लीजिए कि रजिस्टर करा लिया है प्रॉपर कि हाँ वी आर टुगेदर, दैट्स ऑल, एंड लीगली टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया है सिविल यूनियंस को फॉर देयर कि हम सिविल यूनियन एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज ए स्टेप शॉर्ट ऑफ मैरिज। क्योंकि लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था एक प्ली को जो सीक कर रही थी लीगल रिकग्निशन फॉर सेम सेक्स मैरिज। इनके लिए लीगल रिकग्निशन डिमांड करने के लिए प्ली डाली गई थी कोर्ट में, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। और गवर्नमेंट ने स्टैंड भी यही लिया था कि दिस रिप्रेजेंट जस्ट ए स्मॉल सेक्शन ऑफ अर्बन एलिट एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द मेजोरिटी। बट ऐसा नहीं है कि किन्नर और ये सब कोई अर्बन एलिट का मैटर है, नो। इवन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा क्वेयर is a natural phenomena known for ages. Homosexuality and queerness is not an urban concept or restricted to upper class of the society. Okay, such a law has to be framed by parliament. But सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लीगल रिकग्निशन से रिलेटेड कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि देखिए अगर ऐसा करना भी है तो ऐसा लॉ पार्लियामेंट बना सकता है, हम नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसी के रिस्पेक्ट में शायद ये प्रॉमिस किया है। एफसीआरए एनजीओ, ठीक है, दोनों पे हमने बहुत अच्छा सेशन किया था मेंस 450 प्लस में, और उसी में मैंने आपके साथ अमेंडमेंट भी डिस्कस किए थे 2020 के, जो कि काफी ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने सिविल सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल बना दिया है फंक्शन करना। ओके, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 2020 के अमेंडमेंट्स जरूर आएंगे आपको एग्जाम में। पॉलिटिक्स की ज्यादा न्यूज आ रही है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है ना, इसमें दो चीजें होती है। एक कि या तो आप ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, और दूसरा या तो आप प्रिवेंटिव वे में दे रहे हो कि इसमें बीमारियां वगैरह ना हो इसलिए हम दे रहे हैं। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं वो ग्रोथ प्रमोटर ही दे रही हैं बट इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव, कि हम तो प्रिवेंशन की एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बट नहीं, आप मिसयूज कर रहे हो इस चीज का। ठीक है, WHO हैज अपोज एंटीबायोटिक्स फॉर बोथ, ग्रोथ प्रमोशन के लिए भी एंड प्रिवेंटिव यूज के लिए भी। ठीक, दोनों के लिए WHO ने मना किया। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि ग्रोथ प्रमोटर दिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव यूज, बिकॉज दे कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग्स व्हेन यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस। क्योंकि देखिए आप ये जब इसका मीट वगैरह कंज्यूम करेंगे तो एंटीबायोटिक्स इनको ऑलरेडी दिए गए हैं, ये आपकी बॉडी में भी जाएगा। फिर कभी जब आप बीमार हो रहे हो तो आप भी पैरासिटामोल एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हो फीवर में, तो जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो ना तो वो आपकी बॉडी पे इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने एंटी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया होगा, क्योंकि आप जो मीट खा रहे थे उसमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स थे पहले से। ओके, ऐसी एक एंटीबायोटिक्स का नाम है टाइलोसिन। ठीक है, और इससे प्रॉब्लम ये हुई है द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन फार्म अराउंड द वर्ल्ड हैज लेड टू स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट फूड बॉर्न पैथोजेंस सच एज सैल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोली एंड कैंपिलोबैक्टर। ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा, ये ड्रग रेजिस्टेंट फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं। राखी गरी हड़प्पन साइड है, कहाँ मिलती है हमें, हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए अगर आप हड़प्पन टाइप का कल्चर देखेंगे ना उसके टाइम का, तो आज भी आपको उसके काफी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे यहाँ आज भी चल रही हैं। ठीक है, हम लोग उनको फल्लू वर्शिपर कहते थे। ठीक है, तो आज भी हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है, योनि की पूजा की जाती है। राइट, असम के आई थिंक कामाक्षी ऐसे ही कुछ करके नाम है इस टेम्पल का, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, इसके अलावा हमें वहां पर कुछ इस तरह की ड्राइंग्स मिलती थी ट्रायंगुलर टाइप की फ्लोर पे, हड़प्पन जो एक्सिबिशन हमने किए, तो इस तरह की हमारे यहाँ आज भी विलेजेस में बनाई जाती हैं, इस तरह की ड्राइंग्स वगैरह टाइप की चीजें बनाई जाती हैं फ्लोर पे आज भी। राइट,
उसके अलावा उनकी और भी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, जैसे मदर गॉडेस को वर्शिप करना हमारे यहाँ भी किया जाता है आज भी। ठीक है, वो ट्रीज को वर्शिप करते थे, हमारे यहाँ भी किया जाता है, राइट। वो नाग को वर्शिप करते थे, स्नेक्स को, आज भी किया जाता है। तो कई ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हड़प्पन टाइम से आज तक चली आ रही हैं। जनरली हम उनको देखते हैं वैदिक एज के टर्म्स में, बट वो वैदिक एज से भी पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ओके, नाग वर्शिप, सांपों की वर्शिप, स्नेक वर्शिप, ये पहले से चला आ रहा है। फल्लू, उसको भले ही आपने आगे चल के लिंग बोल दिया, ठीक है, बट वो फल्लू कहते थे उसको, लेकिन वर्शिप वो भी कर रहे थे। वो ट्री को वर्शिप करते थे। हमें उनके कॉइन, उनके सॉरी, उनके टेराकोटा कॉइन्स जो मिले हैं, या सील बोलिए, उस टाइम कॉइन जैसा वर्ड यूज नहीं होता था, सील्स जो मिले, उनपे हमें इन सब चीजों के बारे में एविडेंसेस मिले हैं, राइट। उस टाइम पर भी वो लोग स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे। दो पिक्चर्स की स्क्रिप्ट थी, ठीक है, पिक्चर्स के फॉर्म में, बट स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए। वो भी ट्रेड कर रहे थे ऊपर से, डोमेस्टिक ट्रेड भी कर रहे थे और दूसरी तरफ भी ट्रेड कर रहे थे हड़प्पन पीपल, राइट। वो भी रिवराइन रूट को यूज करते थे अपने ट्रेड के लिए। तो हमारी जो, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो हमेशा ये कहना कि 47 में आजाद हुए हैं सब इक्वल हैं, नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकली इक्वल है क्योंकि सबको वन वोट राइट दे दिया गया, बट सोशली आज भी बहुत डिफरेंशिएशन है, राइट। हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी बहुत डिफरेंशिएशन है। तो इसलिए तमिल बहुत एग्रेसिव हो जाता है जब बात लैंग्वेज की आती है कि आप हम पे क्यों थोप रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर जो स्केलेटन वगैरह मिले राखी गरी से, उनके जब डीएनए एनालिसिस किए गए, तो देखा गया कि आज भी साउथ एशिया में काफी पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें वो ट्रेसेस हैं, वो जीन्स हैं हड़प्पन पीपल वाले। ओके, इसके अलावा ये क्लास टेक्स्ट बुक, जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, उसमें ऐड किया जाएगा कि ये डीएनए सैंपल एनालिसिस से हमारे पास क्या डिटेल्स निकल के आई हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इसके अलावा नर्मदा डैम प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुई थी काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, जिससे उनकी लाइफ और मुश्किल हो गई। ये रेफरेंस ड्रॉप किया जाएगा एनसीईआरटी से। ओके, यानी बच्चों को जानने ही मत दो कि इससे ट्राइबल्स को दिक्कत हुई थी। वैसे ट्राइबल्स की वॉइस आप दबाई रखते हो। ठीक है, राखी गरी suggested the genetic roots of the Harappans go back to 10,000 BC. The continuity without any break in a genetic history as well as cultural history rules out large-scale immigration of the so-called Aryan. ठीक है, क्योंकि अगर हमारे जीन्स में आज भी हमें ये मिल रहा है पूरे साउथ एशियन पॉपुलेशन में, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसा कोई लार्ज स्केल माइग्रेशन नहीं हुआ था आर्यंस का, कि आर्यंस आए, उन्होंने हड़प्पन्स को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैप्चर कर लिया और हड़प्पन्स को साइडलाइन कर दिया, ऐसा नहीं था। ओके, तो सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा इन वेस्टर्न इंडिया एंड पोलावरम डैम ऑन रिवर गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, इन प्रोजेक्ट्स ने ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्टर्ब किया, उनकी लाइवलीहुड, उनकी इनहैबिटेशन, सबको डिस्टर्ब किया। तो ये प्रपोजल ड्रॉप किए जाएंगे एनसीईआरटी बुक से। एंड एनसीईआरटी विल ऑल्सो ड्रॉप रेफरेंसेस टू बाबरी मस्जिद डिमोलिशन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल साइंस, ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं वो लोग। एंड देयर विल बी मोर एम्फेसिस ऑन द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट। चलिए, यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपनी लक्ष्मीकांत से प्लीज ये सब चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, शॉर्ट नोटिस डिस्कशन क्या होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है। मैं इन सब पे आज एमसीक्यू डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इजी एस पाई नाम से मिलेगा विद सेम लोगो। और ये सब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे डेली। ओके, जितना हो पाएगा उतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं उसमें लिस्ट बना दूंगा, आप जब टाइम मिले तब डिस्कस कर लिया, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मीन्स। मीन्स के टाइम में आपसे ये सब बातें करूंगा कि इन सब का यूसेज कितना ज्यादा डिक्रीज हुआ। ये सब टूल हैं टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, बट इनका यूज देखिए, 15th लोकसभा तक फिर भी होता था, 16th में देखिए, 17th में देखिए, राइट। उसी तरीके से यहाँ देखिए पार्लियामेंट इंटरवेंशन 16th 17th, यानी कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो कैपेबिलिटी है टू होल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द डे अकाउंटेबल, वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो पा रही है। और इसीलिए स्पीकर और चेयरमैन का बायस नेचर भी निकल के आता है सामने, कई बार डिस्कशन होने भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया इसराइल ने, ठीक है, और ईरान ने प्रॉमिस भी किया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो इस एस्केलेशन को रोकने के लिए बेटर है कि यूएस रिस्ट्रेन करे इसराइल को, और ईरान भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेन करके रखे। ओके, द अटैक ऑन ईरान एम्बेसी इन डमास्कस, Iran blamed Israel for the strike. However, Israel neither confirms nor denies claim that it was behind the attack. And even during the Second World War, diplomatic premises were sparred by the hostile power. ये डिप्लोमेटिक प्रेमाइसिस को माना जाता है कि आप यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे एटलीस्ट, लेकिन इसने किया। ठीक है, बाकी ये सब चीजें हम देख चुके हैं, हमास, हिजबुल्ला, हाउती रेबल्स। ठीक, हमास, Hamas is a Shia militant group, right? Houthi is a Sunni militant group. Hezbollah is again
ए सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप। हिजबुल्लाह कहाँ एक्टिव है? ये एक्टिव है लेबनान में, इसराइल के नदर्न बॉर्डर पर। हाउदीज एक्टिव है यमन में, जिन्होंने रेड सी पे प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उसी तरीके से हमास ये गाजा में एक्टिव था, जिसको हमास को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, लेकिन गाजा को जरूर डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा इसराइल ने। ओके, ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया स्पेशल एनवॉय टू मिडिल ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2009। इनके अकॉर्डिंग देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट। इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता कभी। ओके, क्योंकि इवन आफ्टर द वॉर सपोर्ट फॉर हमास हैज ग्रोन मैनीफोल्ड। नो सी, पैलेस्टीन को समझने के लिए इस तरफ है गाजा, ठीक है, दिस इज गाजा रूल्ड बाय हमास, और इस तरफ है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक रूल्ड बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ओके, तो अब दिक्कत ये है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है, इसमें जो पॉलिटिशियंस है वो काफी करप्ट और इनएफिशिएंट माने जाते हैं। इसराइल वगैरह पैसा वैसा दे देता है तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। फिर हमास जो है वो आवाज ज्यादा उठाता है पैलेस्टीन लोगों की, और इलेक्शन, अब जब भी ये वॉर खत्म होगी तो इनके इलेक्शन कंबाइन ही होते हैं दोनों जगह के। तो ये माना जाता है कि हो सकता है हमास ही पावर में आ जाए दोनों जगह पर। ओके, तो ये इसराइल के लिए और बुरा होगा। नाउ सपोर्ट फॉर हमास हैज ग्रोन मैनीफोल्ड एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कहां पर बेस्ड है, इसी वेस्ट बैंक की कैपिटल है रामल्ला, उस पर रूल कर रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ये थोड़ा सा मॉडरेट ग्रुप है, लेकिन इसके लीडर्स को करप्ट और इनफेक्टिव माना जाता है। एंड ओनली इफ हमास इज टोटली एंड इफेक्टिवली इरेडिकेटेड वुड इजराइल बी विलिंग टू कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। ठीक है, जैसे नेतन्याहू ने अपने सामने दो टारगेट्स रखे थे। पहला कि हमें अपने हॉस्टेजेस फ्री कराने, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, करीब 80 से 90 हॉस्टेज अभी भी हमास के पास है। और दूसरा कि हमें हमास को डिस्ट्रॉय करना है। बट हमास के आउट ऑफ 30,000 फाइटर्स अभी भी ये माना जाता है जस्ट 10,000 फाइटर्स हैड बीन किल्ड, एंड अभी भी उसकी 2/3 स्ट्रेंथ बरकरार है हमास की। ओके, और इसीलिए इसराइल अभी भी कह रहा है, इवन वहां के लिबरल लोग भी जो है वो भी यही कहते हैं कि जब तक हमास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ये सीज फायर की बात ना हम करेंगे, ठीक है, और ना ही कोई पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने की बात होगी। ठीक है, हमास को डिस्ट्रक्शन के बाद ही, क्योंकि हमास का सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया है इस वॉर के बाद, तो स्पेशली उधर वेस्ट बैंक में। Now, Benjamin Netanyahu assured his people that he will secure both these objectives, but there is, of course, the danger of wider conflict. The probability is that Gaza war escalating into wider regional conflict. ठीक है, हमास, हाउदी, हिजबुल्ला, ये सब रिलेट हो रहे हैं। फिर इसराइल का जो अटैक सीरिया पे हुआ और ईरान की एम्बेसी पे हुआ, इससे ये पूरा जो इशू है ये पूरे रीजन में स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। Hamas does not seem to care about the huge loss of innocent life and destruction of infrastructure and housing. ये हमास ने अटैक किया इसराइल पर, और उसके बाद इसराइल के रिटेलिएशन में इतनी जानें गई हैं, 32,000 से ज्यादा लोग मर गए, 70,000 से ज्यादा घायल हो गए, 98% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो गया गाजा का। बट हमास डजंट वरी अबाउट दैट। ओके, और उसके बाद भी आप देखिए कि जो दूसरा साइड है पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक, वहां पे हमास के सपोर्ट ग्रो हो रहा है। तो यही हाल फिर कभी वेस्ट बैंक का होगा। ओके, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर नेवर गुड, वो किसी के सगे नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ती जाने जाने के बाद भी। हमास इज बैंकिंग ऑन कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर ए क्विक एंड लास्टिंग सीज फायर। इसराइल एंड हिजबुल्ला इन लेबनान, इनके बीच भी फायर चलती रहती है नॉर्दर्न साइड से। गिवन इसराइल डेडली अटैक ऑन सीरियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ऑन ईरानियन एम्बेसी, सीरिया एंड ईरान विल श्योरली रिटेलिएट। अब वो कब रिटेलिएट करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो देखना होगा। इजिप्ट पे प्रेशर बनता जा रहा है टू परमिट द पीपल फ्रॉम राफा टू एंटर इजिप्शियन टेरिटरी व्हेन इजरायली डिफेंस फोर्स इन्वेड देयर। अब ये राफा एक आखिरी सिटी बची है जहां पर गाजा के लोग डिस्प्लेस होकर पहुंचे हैं। अब अगर वहां भी इजरायली फोर्स इन्वेड करती हैं तो फिर इजिप्ट पे प्रेशर ज्यादा आएगा अपनी बॉर्डर खोलने के लिए। ये सैटरडे को आता रहता है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपके साथ एक पूरा सेशन किया था काफी कुछ, ठीक है, तो उसी में से एको ट्राइब का नाम है यहाँ पर योबिन्स। दीस आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम अरुणाचल रीजन, याद रखिएगा। ये मुख्तार अंसारी पर है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये फॉरेस्ट फायर के हैं, अगेन इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है। फॉरेस्ट फायर हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट याद रखिएगा कुछ सिटीज जैसे हवाई में बहुत वाइल्ड फायर हुई, स्पेन में काफी वाइल्ड फायर देखने को मिली है, और वेनेजुएला में। ओके, इसमें जिस जिस सिटी पे लगी है ना उसके भी नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है। वो क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम्स में उस तरह के। आरबीआई यहाँ पे कह रहा है कि इट इज ट्राइंग टू इनेबल द यूपीआई फॉर कैश डिपॉजिट एज वेल, ठीक है। और दूसरा इनिशिएटिव उसका ग्रीन बॉन्ड का है। ग्रीन बॉन्ड आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, मतलब ऐसा बॉन्ड जो इशू किया जाता है इन्वेस्टर से
लोन रेज करने के लिए, और बदले में इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे, ठीक है। बट यहाँ से जो प्रोसीडिंग्स आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आएगा, वो हम लोग किसी ना किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी को ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई को लेकर जो है कैश डिपॉजिट मशीन्स लगाई जाएंगी बाय बैंक्स। इट विल एनहांस द कस्टमर कन्वीनियंस व्हाइल रिड्यूसिंग कैश हैंडलिंग लोड ऑन बैंक ब्रांचेस। अभी कैश अगर हमें करना है जमा, तो हमें ब्रांच में जाना पड़ता है, तो वहां उनका भी टाइम जाता है, हमारा भी। सो बेटर है कि आप कैश डिपॉजिट मशीन ही लगा दीजिए, ताकि कस्टमर वहां जाकर अपने पैसे जमा कर ले। एंड द फैसिलिटी ऑफ कैश डिपॉजिट इज प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली थ्रू द यूज ऑफ डेबिट कार्ड। अभी भी हम लोग कर सकते हैं मशीन के थ्रू, लेकिन हमें अपना डेबिट कार्ड यूज करना होता है, यूपीआई यूज करके नहीं कर सकते हम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देने की बात की जा रही है। दूसरा, इन अनदर मेजर टू फैसिलिटेट वाइडर नॉन रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नाउ सी, नॉन रेसिडेंट्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन यानी जो गवर्नमेंट ने इशू की है, सॉवरेन यानी गवर्नमेंट ने इशू की है ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो आरबीआई डिसाइडेड टू परमिट एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंटरनेशनल सर्विस सेंटर आईएफसी, जो हमारा गिफ्ट सिटी है गुजरात का, ठीक है। वहां पर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर वहां पर रजिस्टर हैं, उनको परमिशन दी जाएगी कि आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके, वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे आप। अभी के लिए क्या सिचुएशन है, एट प्रेजेंट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रजिस्टर विद सेबी आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में, तो आपको सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सपोज आप सेबी के साथ रजिस्टर नहीं है, लेकिन आप आईएफएससी, जो हमारी गिफ्ट सिटी है, वहां पर रजिस्टर हो, तो अब आपको भी अलाउ कर दिया जाएगा कि आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो पहले से ही कर पा रहे थे, अब ये भी कर पाएंगे। RBI also decided to introduce a mobile app for retail direct scheme, ठीक है, 2021। अब ये मैंने आपके साथ इकोनॉमी के लेक्चर में डिस्कस की, यानी कि आप और हम जैसे एक गिल्ट अकाउंट खोल पाएंगे और आरबीआई के साथ, और हम लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। पहले रिटेलर्स को, यानी कि आम इंसान को डायरेक्ट अलाउ नहीं था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, वो हम बैंक वगैरह के थ्रू करते थे। बट अब डायरेक्ट अलाउ किया जाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, ये अलाउ किया जा चुका है 2021 में। ये आपको एक अकाउंट खोलना होगा। स्टॉप सेलिंग और शिपिंग आर्म्स टू इजराइल, ये यूएनएचआरसी ने कहा है सभी कंट्रीज को कि आप आर्म्स दे रहे हो, इसलिए ये इतनी बर्बरता बरसा रहा है। यूएस चाइनीज मिलिट्री टॉक्स रिज्यूम हुई है फाइनली आफ्टर 2 years गैप, ओके, नथिंग मच टू रिपोर्ट अबाउट। जर्मनी के बारे में हमने जान ही लिया था कि इसने कैनबिस का यूज काफी बढ़ रहा था, तो उसने फाइनली अलाउ कर ही दिया है कि आप ग्रो भी कर सकते हो अपने घर में, और आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो, बट ऑफकोर्स इन लिमिटेड अमाउंट। एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी पूरा का पूरा एक सेशन किया हुआ है 450 प्लस में, और हम इस सीरीज को जल्दी रिज्यूम करेंगे आफ्टर 30th अप्रैल, ठीक है, ताकि आपकी मेंस के टाइम पर दिक्कत ना हो। 30th अप्रैल तक हम अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके करीब 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, मे बी 20 लेक्चर्स और आएंगे या 25 लेक्चर्स, बट हम कंप्लीट कर देंगे उसे, ओके। एएमआर एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट, दे आर ऑलरेडी रैकिंग हैवोक, ठीक है। ये पूरा लेक्चर हम कर चुके हैं पहले, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको, okay, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज से। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.